बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये एक टॉपिक है, हम शुरू कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन इस टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि हर बिजनेस जो कि ऑपरेट कर रहा होता है उसको बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इससे क्या रिलेशनशिप होती है बैंकिंग कंपनीज के साथ और किस किस्म की ट्रांजैक्शंस होती हैं। और जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो बैंक भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि उनमें क्या डिफरेंस होता है, उन दोनों की रिकॉर्डिंग में, उन दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंकिंग रिलेशंस की। ठीक है, हर बिजनेस जो है उसकी बैंकिंग नीड्स हैं। कोई भी बिजनेस जो है किसी बैंक के बगैर जो है सरवाइव नहीं कर सकता और ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई कैश में तो डील कर नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट इन टाइम पे एक बैंकिंग रिलेशनशिप की जरूरत होगी, अपने अकाउंट्स बैंक के साथ मेंटेन करने होंगे। ठीक है, अच्छा, अब नॉर्मली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिनके साथ ये सारी डीलिंग होती है वो किस तरह के अकाउंट्स ऑफर कर रहे होते हैं बिजनेसेस को। ठीक है, नॉर्मली जो है जो सबसे मेन अकाउंट जो होता है नॉर्मली वो करंट अकाउंट होता है। जो करंट हर बिजनेस जो भी ऑपरेट कर रहा होता है उसकी नीड होती है कि वो कमर्शियल बैंक के साथ करंट अकाउंट्स मेंटेन करे। अब वो चाहे एक बैंक के साथ करे चाहे डिफरेंट बैंक के साथ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट होता है। अब करंट अकाउंट में क्या होता है कि करंट नॉर्मली बिजनेसेस जो है वो करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। करंट अकाउंट में ये होता है कि आपने बैंक के साथ एक अकाउंट खोल लिया, ठीक है, अपने बिजनेस का अकाउंट खोला, उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा दिया। अब आपकी डेली नीड्स हैं, कुछ पेमेंट्स आप कर रहे हैं, कुछ कस्टमर से कलेक्शन हो रही है, वो सारी उसी अकाउंट के थ्रू होगी। सैलरीज आप पे कर रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को उसी अकाउंट के थ्रू आप सैलरीज पे कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो सारी उस करंट अकाउंट के थ्रू होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दूसरी टाइप होती है एक प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट, पीएलएस अकाउंट इसको कहते हैं। इसमें ये होता है कि आप बैंक के साथ एक अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, उस पे बैंक आपको एक इंटरेस्ट भी पे करता है। बैंक क्या करता होगा कि आपका अकाउंट आप उसके पास है, आप जब चाहें अपना कैश विड्रॉ करा सकते हैं उस अकाउंट में से, लेकिन जो है बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट भी करता है और जो उसमें से इनकम आती है उसमें से आपको भी उसका शेयर देता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली पीएलएस अकाउंट होता है। बिजनेसेस जो है वो नॉर्मली इस तरह का अकाउंट मेंटेन नहीं करते, नॉर्मली उनको करंट अकाउंट ही की जरूरत पड़ती है और वो करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं जो बैंक्स ऑफर करते हैं। जैसे कि बैंक्स आपको ऑफर करते हैं कि अगर आप 3 महीने के लिए हमारे पास सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट कर दें फॉर एग्जांपल, तो हम आपको इतना % इंटरेस्ट उस पर दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह के अकाउंट्स भी मेंटेन किए जाते हैं बैंक्स के साथ। अच्छा, अब बिजनेस की नीड्स क्या है कि डेली पेमेंट्स रिसीट्स जो हो रही हैं सप्लायर और कस्टमर को, वो सारी जो है ना टाइमली जो है वो मैनेज हो जाए, ये बैंक की नीड्स हैं, इसके बिजनेस की नीड है। इसके अलावा बिजनेस की नीड्स होती हैं कि फाइनेंसिंग नीड्स भी हो सकती हैं कि अगर कोई फाइनेंसिंग चाहिए, कहीं पे कोई लोन चाहिए, कहीं पे कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, कहीं पे कोई गारंटी इशू करवानी है बैंक से, तो इस तरह की चीजें वो फाइनेंसिंग नीड्स में आ जाती है, तो वो भी सर्विसेज बैंक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मेनली बिजनेस की जो नीड्स होती हैं वो उनकी डेली डे टू डे ट्रांजेक्शंस, जो कि पेमेंट्स, रिसीट्स, सप्लायर्स से कस्टमर्स को, कस्टमर्स से पेमेंट्स लेना, सप्लायर्स को पेमेंट करना और एम्प्लॉयज को पे करना वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं मेन जो बिजनेस की नीड्स होती हैं। इसके अलावा फाइनेंसिंग नीड्स भी होती हैं। अच्छा, अब अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंकिंग कंपनी जो है उसकी एक्टिविटीज क्या होती हैं। उसकी एक्टिविटीज ये होती हैं कि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखें तो आपको पता चले कि बैंक में क्या हो रहा होता है, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमें ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्या पड़ती है और ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हमें
इस रिकंसिलेशन को बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब बैंकिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? बैंक क्या करता है कि सारे अकाउंट होल्डर्स से पैसे लेता है, जाहिर है हर कोई अपना अकाउंट बैंक में खोलता है, कुछ डिपॉजिट करा देता है वहां पे, ठीक है। तो वो सारे ये जो है अकाउंट होल्डर से पैसा कलेक्ट कर लेता है, उनको कहते हैं डिपॉजिट्स। तो ये आपके डिपॉजिट्स होते हैं। अब ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये बैंक के पास लायबिलिटी है, बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने सारे अकाउंट होल्डर्स को ये एक ना एक दिन ये पैसा वापस करना है, ठीक है। आप जब चाहें अपना पैसा निकलवा सकते हो, उसका मतलब बैंक की तो ये लायबिलिटी है। तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये बैंक की सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है। अच्छा, अब बैंक के पास पैसा आ गया, अब बैंक क्या करेगा? बैंक इस पैसे को, जो भी बोरोवर्स होंगे, जो भी बैंक से कर्जा लेने आएंगे, बैंक से लोन लेने आएंगे, बैंक उनको ये लोन दे देगा इस पैसे से। अब जब लोन देगा उसको इस पैसे से, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अच्छा, अब क्या होता है कि बैंक की अपनी इनकम क्या होती है? देखें, बैंक की इनकम मेनली दो तरीके से होती है। एक तो ये कि वो लोन दे दें और उस पर हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें, वो इंटरेस्ट अर्न करें और आपसे जो पैसा लिया गया, जो डिपॉजिट्स है, उसके ऊपर आपको भी थोड़ा सा दे दें। जैसे अगर आप पीएलएस अकाउंट है तो उस पर भी थोड़ा सा दे दें। अब जो डिफरेंस होता है वो उनकी इनकम होता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सेस फंड उनके पास बचता है वो क्या करते हैं? वो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे, किसी प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज में, जो कि शेयर्स भी हो सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शेयर्स और बॉन्ड्स ये होते क्या हैं? ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको यहीं तक महदूद करते हैं अपनी डिस्कशन को, कि बैंक जो है एक्सेस मनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में, किसी शेयर्स में, किसी सिक्योरिटीज में, ताकि उससे भी उसको इनकम आती रहे, ठीक है। तो ये मेनली जो है ना, ये एक्टिविटीज होती हैं बैंक की, ठीक है। आपसे जो अपने डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स हैं उनको जो इंटरेस्ट पे करेगा वो कम रेट पे करेगा, जो जिन लोगों ने बोरो किया बैंक से उनसे ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा। जो डिफरेंस होगा वो उसकी इनकम होती है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, बैंक की इनकम क्या हो गई? मेनली इंटरेस्ट इनकम, एडवांसेस, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बैंक जो आपको सर्विसेज दे रहा है उसके बैंक चार्जेस भी लेगा। कोई कभी आपने लोन लिया हो तो उसकी प्रोसेसिंग फीस भी होगी, कोई सर्विस चार्जेस भी होंगे। तो ये सारी चीजें भी बैंक की इनकम में ही शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये जो है बैंक की एक जनरल ओवरव्यू बैंक की एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस की जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें बिजनेस जो है पेमेंट्स कर रहा होता है, रिसीट्स आ रही होती हैं, तो उनके मोड्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से पेमेंट्स जो है वो चेक के थ्रू भी कर सकते हैं, पे ऑर्डर्स के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, ये बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, इनके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन बैंकिंग भी हो गई है। दूसरा ये है कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, वायर ट्रांसफर भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये मेनली ये दो चीजें हैं जो कि ज्यादा यूज होती हैं। अब प्रोमिसरी नोट्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोमिसरी नोट्स जो हैं वो प्रैक्टिकली इतना अब यूज नहीं किए जाते, ठीक है। लेकिन ये भी एक मोड ऑफ पेमेंट है कि जैसे आपने कस्टमर से प्रॉमिसरी नोट ले लिया, ठीक है, और उसमें वो एक प्रॉमिस है कि कस्टमर जो है सर्टेन डेट को इतना पे कर देगा, वो आपने बैंक को दे दिया, बैंक कस्टमर से डायरेक्टली डील करके उस डेट को पेमेंट कलेक्ट कर लेगा आपके बिहाफ पे, ठीक है। तो ये भी एक मोड है, लेकिन ये अब इतना प्रैक्टिकली हमें नजर नहीं आता, ठीक है। तो ये तो हो गई एक डिस्कशन बैंकिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड और बिजनेस की जो बैंकिंग नीड्स हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर जो बैंक से हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस की जो भी इंटरेक्शन होता है, चाहे हम पेमेंट करें चाहे हम रिसीट्स करें, तो वो एंट्रीज कैसे होती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि वो एंट्रीज कैसे होती हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं रिसीट्स की, पेमेंट्स की, वो हमारी बुक्स में यानी बिजनेस की बुक्स में और वो बैंक की बुक्स में कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ये मैं आपको एंट्रीज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बिजनेस की बुक्स हैं, ठीक है, राइट साइड पे हमारे पास
ये बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, अब पहली ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन हमने क्या किया कि कस्टमर से हमें कलेक्शन हुई, ठीक है। जब कस्टमर से हमें कलेक्शन होती है, चाहे वो चेक के थ्रू पे करे, पे ऑर्डर के थ्रू पे करे या ऑनलाइन करे ट्रांसफर, तो हम लोग अपनी बुक्स में यानी बिजनेस अपनी बुक्स में क्या एंट्री करता है कि वो बैंक को डेबिट करता है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करता है। हमें पता है ये एंट्री, ठीक है, ये कलेक्शन की एंट्री होती है। अच्छा, अब जब ये एंट्री होती है और हमारा बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो बैंक भी अपने पास एक एंट्री करता है। अब बैंक के पास क्या एंट्री होती है? बैंक के पास इसी ट्रांजैक्शन की एंट्री ऐसे होती है कि बैंक अपने पास कैश को डेबिट कर लेता है, क्योंकि कस्टमर ने हमारे बैंक में पे कर दिया है, बैंक के पास कैश आ गया, ठीक है। और डिपॉजिट जो कि उसकी लायबिलिटी है, यानी कि ये डिपॉजिट आप समझें कि हमारा अकाउंट है बैंक के साथ, बैंक के पास जो हमारा अकाउंट है वो, और ये बैंक की लायबिलिटी होता है। ये हमारा कैश बैंक में पड़ा हुआ है तो ये बैंक की लायबिलिटी है। तो बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बैंक जो है डिपॉजिट्स जो है वो क्रेडिट करता है। अब डिपॉजिट्स में जाहिर है आपको पता है कि ये सब्सिडरी लेजर होगा, वहां पे हमारे नाम का एक अकाउंट बना हुआ होगा और उस अकाउंट को जाके बैंक जो है क्रेडिट कर देता है। इसीलिए हमारे पास, जब आपने देखा होगा, अगर आपका बैंक अकाउंट होता है, कोई आपके अकाउंट में पैसे भेज देता है तो आपके पास मैसेज आता है कि बैंक हैज क्रेडिटेड योर अकाउंट विद सर्टेन अमाउंट, ठीक है। तो वो जो क्रेडिट होता है ना, वो ये एंट्री है। तो जब आपके पास मैसेज आता है बैंक से कि क्रेडिट हो गया है आपके अकाउंट में, तो इसका मतलब है कि आप, ये वाली एंट्री हो गई है, आपका अकाउंट जो है क्रेडिट कर दिया है। और अब इस एंट्री को अपनी बुक्स में बैंक को आप डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ये मैं फर्क आपको समझाना चाह रहा हूं कि बैंक के अंदर डबल एंट्री क्या होती है और आपकी बिजनेस की बुक्स में डबल एंट्री क्या होती है। अच्छा, अगर एक ट्रांजैक्शन को देखें पेमेंट की, पेमेंट में बिल्कुल इसका रिवर्स होगा, ठीक है। जब आपने सप्लायर को पेमेंट किया, आपने क्या किया, चेक इशू कर दिया सप्लायर को और जो है आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया अपनी बुक्स में, और अकाउंट्स पेएबल यानी सप्लायर का जो अकाउंट था वो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब बैंक, सप्लायर जो है वो बैंक के पास चला गया, चेक उसने कैश करा लिया, बैंक के पास से क्या हुआ, कैश चला गया, एसेट रिड्यूस हो गया तो एसेट को क्रेडिट कर दिया। अब हमारा जो अकाउंट था, हमारे अकाउंट से पैसे गए हैं तो बैंक की लायबिलिटी कम हो गई, तो हमारे अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया, ठीक है। तो जब भी कहीं आपके अकाउंट से कोई पैसे निकलते हैं तो आपके पास बैंक का एसएमएस आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। जब भी आप एटीएम से भी पैसे निकालते हैं तो भी ये एंट्री होती है बैंक में कि वो आपका अकाउंट डेबिट करता है और कैश को क्रेडिट कर देता है, ठीक है। तो जब भी आप बैंक से पेमेंट करते हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो बैंक बैक एंड पे ये एंट्री कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पेमेंट की एंट्री हमारी बुक्स में कैसे रिफ्लेक्ट होगी और बैंक की बुक्स में कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या एंट्री हुई है हमारी बुक्स में और बैंक में क्या एंट्री हुई होगी, उससे आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें ये चीज बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और बैंक में ये डबल एंट्रीज कैसे हो रही हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर बैंक क्या करे, आपके अकाउंट में कोई आपको इंटरेस्ट इनकम दे दे, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपके अकाउंट में आप एंट्री अपनी बुक्स में क्या करते हैं, अगर आपको पता चले कि आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है बैंक से, तो आप अपने पास एक इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करते हैं और अपना बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट आपके बैंक में आ जाता है, ठीक है। अब इसी एंट्री को बैंक अपने पास कैसे रिकॉर्ड करता है, बैंक का क्या होगा, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करेगा और उसकी लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि आपके अकाउंट को उसने क्रेडिट किया है, कुछ आपको अमाउंट दिया है, तो वो डिपॉजिट्स को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गई इंटरेस्ट इनकम की। अच्छा, अब अगर कोई बैंक चार्जेस आए आपको और बैंक की तरफ से बैंक आपको कोई फीस चार्ज करे, कोई बैंक चार्जेस आपको डेबिट करे, तो उसकी क्या एंट्री होगी, उसकी एंट्री होगी कि आपकी बुक्स में होगी, यानी बिजनेस की बुक्स में होगी कि आपका एक्सपेंस डेबिट होगा, क्योंकि आपका एक्सपेंस है, सर्विस चार्जेस होगा, बैंक चार्जेस के नाम पे नॉर्मली ये अकाउंट होता है और बैंक चार्जेस को आपने डेबिट कर दिया, और चूंकि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया तो आप बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अब यही चीज अगर बैंक अपने पास रिकॉर्ड करेगा तो कैसे करेगा, बैंक की ये इनकम हो गई क्योंकि जाहिर है उसने सर्विस फीस ली है आपसे, तो उसके पास सर्विस इनकम के नाम से एक वो उसकी इनकम होगी, उसको वो क्रेडिट कर देगा
और फिर जो है डिपॉजिट्स जो हैं उनको वो डेबिट कर देगा, क्योंकि आपके अकाउंट से उसने ये पैसा ले लिया है तो उसकी लायबिलिटी कम हो गई है टुवर्ड्स द अकाउंट होल्डर, तो वो डिपॉजिट्स को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि वो एग्जांपल्स, वो ट्रांजैक्शंस बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड होंगी और वही बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो आई होप कि इसमें कोई अब कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, अगर किसी इंडिविजुअल का बैंक में अकाउंट है तो उसको हमेशा पता होगा कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर यही एग्जाम्पल आप बिजनेस के ऊपर रखें तो बिजनेस के तो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं और उनके पास तो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, तो हर अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं उसका रिकॉर्ड उनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन हो रहा होता है। अब जो है उसमें और बैंक के रिकॉर्ड्स में कभी डिफरेंस आ सकता है, और वो डिफरेंस क्यों आता है देखें, उसकी एग्जांपल्स मैं कुछ आपको देता हूं कि आपने कस्टमर को आपने सप्लायर को पेमेंट की। ठीक है, सप्लायर को पेमेंट की, जैसे ही आपने चेक सप्लायर को इशू किया आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री कर दी। ठीक है, अब सप्लायर ये चेक लेके चला गया और इसने फॉरेन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया चेक पेमेंट के लिए। ठीक है, अब उसके अंदर एक टाइमिंग डिफरेंस आ गया। अब आपके बुक्स में तो एंट्री हो चुकी है लेकिन बैंक में अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई क्योंकि सप्लायर अभी तक चेक लेके बैंक में गया ही नहीं, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। अच्छा, अब अगर इस तरह का एक डिफरेंस आ गया, अब इसी तरह से अगर आपको किसी कस्टमर ने पे करना है और उसने कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कर दी। ठीक है, तो बैंक के पास कैश आ गया, बैंक ने एंट्री कर दी, अभी कस्टमर ने आपको इंटीमेट नहीं किया कि मैंने आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दी, तो आप उस वक्त तक एंट्री नहीं करेंगे जब तक आपको पता नहीं चलेगा। अभी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है आपको कि कस्टमर ने पेमेंट कर दी, तो यहां से भी एक टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से बैंक के रिकॉर्ड्स में और आपके रिकॉर्ड्स में एक डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब जब क्लोजिंग होती है यानी कि जब रिपोर्टिंग डेट आती है उस डेट के ऊपर भी कुछ डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इसी तरह के डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो जरूरत इस बात की है कि बिजनेस को ये पता हो कि उनके रिकॉर्ड्स में और बैंक के रिकॉर्ड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उन डिफरेंसेस को रिकंसाइल किया जाता है और मतलब दो रिकंसाइल किया जाता है बिजनेस के रिकॉर्ड्स को और बैंक स्टेटमेंट को, इन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये सारे डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि अगर कस्टमर से कोई कलेक्शन आई है तो वो बैंक में आ गई कलेक्शन और हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो उसको वो भी एक रिकंसाइलिंग डिफरेंस होगा। इसी तरह से सप्लायर को हमने कोई पेमेंट कर दी, अपनी बुक्स में हमने रिकॉर्ड कर ली, लेकिन सप्लायर चेक लेके बैंक में अभी तक गया ही नहीं है तो बैंक में अभी कोई एंट्री नहीं हुई, तो ये भी एक डिफरेंस आ गया, इसको भी एक रिकंसाइलिंग आइटम कहेंगे हम, ये भी डिफरेंस आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, जैसे कि कोई बैंक ने कोई इनिशिएट किया हो, बैंक चार्जेस इनिशिएट किए हो, आपके अकाउंट में डेबिट किया और अभी तक आपको पता नहीं चला। ठीक है, तो बैंक में तो एंट्री हो गई लेकिन आपकी बुक्स में एंट्री नहीं हुई, तो यहां से भी एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो ये भी आपको जो है पता चल, ये भी एक रिकंसाइलिंग आइटम हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये रिकंसाइलिंग आइटम्स होते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जब रिपोर्टिंग डेट आए और उसमें आप अपने बैंक रिकॉर्ड्स को अपने अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैंक का अकाउंट है उसको और बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा है, जब उसको आप मैच करते हैं तो उसमें ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो आप आइडेंटिफाई करते हैं और उससे एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, उसमें इसी तरह के रिकंसाइलिंग आइटम्स होते हैं। तो ये रीजन है कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आप लोग जब क्लोजिंग करते हैं, बिजनेस जब क्लोजिंग करता है तो इसके बाद एक ट्रायल बैलेंस बनाता है, उससे फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। तो जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट जाएगा वही अमाउंट जाएगा जो आपके रिकॉर्ड्स में आ रहा है, बिजनेस के रिकॉर्ड में आ रहा है। आप कोई बैंक स्टेटमेंट से उठा के नहीं वहां पे लेके जाएंगे अमाउंट, लेकिन
चूंकि हम बिजनेस के पता होना चाहिए कि डिफरेंसेस क्या हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट बनाई जाती है। ये एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाह रहा था कि ये स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, किस तरह का डेटा अवेलेबल होता है, क्या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, और हम ये स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आज जो सारी डिस्कशन हुई है वो हमने बैंकिंग एक्टिविटीज देखी हैं, हमने देखा है कि हमारी बिजनेस की बुक्स में कैसे इंक्रीज होती हैं और वही इंक्रीज बैंक की बुक्स में कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं। हमने ये देखा है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और बैंक के रिकॉर्ड्स में डिफरेंसेस किन वजह से आते हैं, क्यों आते हैं। ठीक है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, एक ओवरव्यू ले लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये डिफरेंसेस क्या होते हैं और इनको हमने किस तरह से अकाउंट फॉर करना होता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।